नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखी की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। आज हम चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली के उन सभी महत्वपूर्ण योगों की जिनको देखकर आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो कि किसी जातक का जीवन कैसा रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के जो नाभस आदि राजयोग हैं, नाभस आदि योग हैं, जिनके बारे में चर्चा की गई है। आज की इस वीडियो में हम सभी नाभस योग जो मुख्य हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक आप इस कार्यक्रम को देखते रहिए। तो चलिए शुरू कर। नाभस्य योग जन्म कुंडली में यदि नाभस योगों का विस्तार से वर्णन किया जाए, उनके बारे में बताया जाए, तो ये 1800 के आसपास ऐसे योग बनते हैं। 1800 योग ये बनते हैं। लेकिन इन योगों में जो मुख्य योग हैं, इन योगों में जो मुख्य योग हैं, यदि हम उनकी बात करें, मुख्य योगों की बात करें, तो इनमें मुख्य योग हैं जैसे आश्रय योग हो गए, आश्रय योग इसमें हो गया एक। आश्रय योग की संख्या 3 है। आश्रय योग की संख्या 3 है। इन तीनों में अगर हम आश्रय योग को देखें तो इसमें 3 योग आते हैं। एक योग हो गया इसका रज्जु, एक मूसल और एक नल। तो रज्जु एक हो गया, मूसल, और एक इसका हो गया नल। ये 3 आश्रय योग, 3 आश्रय योग हैं। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें आश्रय योग के बाद में दल योग आएंगे। तो दल योग भी मैं आपको बता देता हूं, ये 2 होते हैं। यहां पर आप नोट करते चलिए, आश्रय योग 3 और दल योग 2 होते हैं। एक माला योग और एक व्याल या सर्प योग। एक माला योग या सर्प योग, ये 2 हो गए। ये कौन है? ये है दल योग। माला और सर्प, ये 2 दल योग हैं। यहाँ पर अब हम और आगे योगों की बात करते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं, साफ साफ दिखेगा आपको। फिर उसके बाद में आकृति योग और दल योग हमने देख लिए। जो आकृति योग है, आकृति योग की संख्या 20 है। तो आकृति योग जो हैं ये 20 है। आकृति योग कितने हैं? 20 है संख्या। 20 में मुख्य रूप से अगर हम नाम लें तो जैसे गदा हो गया, शकट हो गया, गदा योग हो गया, बारी बारी से इनकी बात करेंगे। शकट योग हो गया, चंगाटक योग हो गया, गाटक गाटक योग हो गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये योग देखते हैं। विहंग योग या पक्षी योग भी होता है एक, ये सब आकृति योग में आते हैं। पक्षी योग हो गया, हल योग भी इसमें आता है। आपने सुना होगा हल योग, कि आपकी जन्म कुंडली में हल योग है। वज्र योग आपने सुना होगा, वज्र योग। यव योग भी, यव अर्थ जो, यव योग, कमल योग, यह भी इसी में आता है। और वह बापी योग है, बापी योग है, वह भी इसमें ही आता है। आगे बात करें तो बापी योग हो गया, युप योग, यूप योग इसमें आता है। सर, जैसे बाण होता है तो उस प्रकार का योग सर योग हो गया। शक्ति योग हो गया। ये सब आश्रय योग हैं, 20 होते हैं। या शक्ति योग हो गया,
दंड योग हो गया, इसमें नौका योग हो गया, इसमें नौका योग हो गया, ये भी इसमें आता है। और इसमें नौका योग हो गया, कूट योग भी एक होता है, कूट योग, कूट योग। और यहाँ लिख देता हूँ मैं, कूट योग हो गया, छत्र योग हो गया, छत्र योग हो गया एक, कूट योग हो गया, छत्र योग हो गया, धनुष योग हो गया। ये सब आकृति योग हैं, नाभस योगों में आकृतिक योग हैं। और अर्धचंद्र हो गया, अर्ध चंद्र योग, अर्धचंद्र योग भी इसी में आता है, आकृति योग में। तो यहाँ कितने हो गए, 2 2 4 6 6 8 10 और 12 14 16 18, 2 योग और बचे हैं, जिसमें एक आ गया चक्र योग और समुद्र योग। एक चक्र, एक समुद्र, यह योग, ये 20 आकृति योग हैं। चलिए, इनको हमने देख लिया। अब हम इनके बारे में और देखेंगे, विस्तार से समझेंगे, क्योंकि आज हम पूरा इस योग जो नाभस आदि योग हैं, इसको एक ही वीडियो में हम समझेंगे। फिर उसके बाद में हम संख्या योग और रहता है, संख्या योग, ये मुख्य योग माने जाते हैं जन्म कुंडली में, जिनकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। इनको देखना बहुत आवश्यक है। इन योगों के बारे में अगर आप जान जाते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है किसी का भी फलादेश करना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग हैं। ये कुल योग 32 होते हैं। अभी हम देखेंगे कि जो संख्या योग है, इसके अंतर्गत जो आते हैं जो बहुत प्रमुख, जैसे वीणा योग है, देखा कि किसी की जन्म कुंडली में वीणा योग है, किसी की में दाम योग है, ये भी संख्या योग है, दाम योग। और पाश योग भी अगर किसी की जन्म कुंडली में है तो यह भी संख्या योग है, पाश योग। अगर किसी की जन्म कुंडली में केदार योग है, बड़ा अच्छा माना जाता है केदार योग, तो यह भी बड़ा शुभ योग जो होता है, ये भी संख्या योग में ही आता है। पांचवा अगर हम देखें तो शूल योग है, यह भी संख्या योग होता है। छठा अगर हम देखें तो युग हो गया, युग। सातवां अगर हम देखें, सातवां योग हो जाता है गोल, गोल योग, गोल योग, ये संख्या योग हैं। अब ये सभी योग कुल मिलाकर अगर हम देखें, नाभस योगों की जो वैसे तो संख्या 800 है, लेकिन जो मुख्य नाभस योग है, जैसे हम कहें मुख्य नाभस योग, मुख्य नाभस योग, मुख्य नाभस योग की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या 32 होती है। 32 मुख्य नाभस योग हैं। तो आज हम इन 32 के 32 मुख्य नाभस योगों की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बारी बारी से हम इन नाभस योगों को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रज्जु योग। कौन सा? रज्जु योग। रज्जु योग में, क्योंकि रज्जु योग है क्या? आश्रय योग है। आश्रय योग है रज्जु योग, मैंने आपको बता दिया, अब तो आप आसानी से इनको देख सकते हो। ये रज्जु योग है। रज्जु योग में होता क्या है? तो रज्जु योग में, जैसे हमने मेष लग्न की एक कुंडली ले लिया है, एक चार्ट है, ब्लैंक चार्ट, खाली, और इससे हम रज्जु योग क्या होता है उसको समझेंगे। तो अगर सभी ग्रह, देखिए 3 प्रकार की राशियां होती हैं, चर राशि, स्थिर राशि, द्वस्वभाव राशि। तो मेष, कर्क, यहाँ आप इस चार्ट को देखिए, इसमें से समझ लीजिए 1, फिर 4, 7 और 8, ये अंक जो हैं ये स्पष्ट करती हैं ये कौन सी राशियां हैं? चर राशि। ये कौन सी राशि हैं? ये चर राशि हैं, चर। ये सब चर राशि हैं, ये चर राशि हैं, ये चर राशि और ये चर राशि, ये चर राशियां हैं। तो जब, यानी कि मेष राशि चर हो गई, कर्क राशि चर राशि हो गई, तुला राशि चर राशि हो गई और मकर राशि चर राशि हो गई। अब यदि सभी ग्रह इन चर राशियों में, यहाँ पर हम छाया ग्रह को छोड़ देते हैं, छाया ग्रह की इसमें चर्चा नहीं करते हैं, इसमें हम सिर्फ ये जानते हैं कि सभी ग्रह कहाँ बैठ जाएं, इन चर राशियों में ही रहें।
सभी ग्रह में सातों के सातों ग्रह, जैसे कि हम सभी ग्रह में यहाँ पर लिखूंगा सभी ग्रह, सभी सभी इन चारों भावों में जो चारों चर राशि हैं, अब ये कहीं पर भी हो, ये कहीं पर भी हो, क्योंकि मेष लग्न की जन्म कुंडली में तो केंद्र में आती हैं सभी, लेकिन किसी अन्य में आप देखोगे तो जो भी केंद्र में एक राशि रहेगी, स्थिर राशि केंद्र में है, तो सभी केंद्र में स्थिर राशि देखने को आपको मिलेंगी। अगर आप देखोगे कि द्विस्वभाव राशि केंद्र में है, तो सभी केंद्रों में द्विस्वभाव राशि मिलेंगी। बहुत आसान मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज न हो। अब ये जो स्थिति बन रही है, ये बताती है कि चर राशियों में सभी ग्रह यदि उपस्थित हैं, केवल चर राशियों में, तो यह है रज्जु योग होगा। कौन सा योग होगा? रज्जु योग। रज्जु योग ये जन्म कुंडली में होगा। अब रज्जु योग को अगर हम समझें तो शास्त्रों में रज्जु योग के बारे में एक विशेष महत्व दिया गया है। इसका फल बताया गया है कि यदि किसी जातक का जन्म रज्जु योग में होता है तो उसको कहा गया है कि वो बड़ा घूमने वाला होता है, घूमना उसे बहुत पसंद होता है, ट्रैवलिंग करना पसंद होता है। तो जिनकी जन्म कुंडली में ऐसे योग होते हैं वो अधिकतर क्या करते हैं? सैर सपाटा उनको करना पसंद है। उनको पसंद है कि वह ट्रेवलिंग करें, दूर दूर जाएं। आजकल बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स ब्लॉग बनाते हैं, दूर दूर जाते हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि वह जाएं। तो उनकी जन्म कुंडली में आप देखोगे तो रज्जु योग उनकी जन्म कुंडली में अधिकतर मिलता है, और देखने में बड़े आकर्षक व्यक्तित्व वाला ऐसा व्यक्ति होता है, स्वरूपवान उसको कहा गया है। और जब बाहर रहता है घर से, क्योंकि घूमना उसे पसंद है, तो वो स्वस्थ रहता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति के लिए एक नीच बुद्धि का उसको कहा गया है, खल बुद्धि का, खल स्वभाव का, क्रूर ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति सौम्य नहीं होता, बड़ा क्रूर प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति होता है। तो यह रज्जु योग है। तो अब आप समझ चुके हैं रज्जु योग क्या होता है, रज्जु योग का फल क्या होता है। चलिए अब हम बात करेंगे, रज्जु योग की हमने चर्चा कर ली, इसके बाद में अब हम बात करते हैं जो योग है रज्जु योग के बाद में बात करेंगे मूसल योग। देखिए मूसल योग, अभी मैंने आपको बताया कि सभी सभी ग्रह यदि चर राशि में है तो कौन सा योग है? तो मूसल योग है। अब ये केंद्र में हो या केंद्र से बाहर हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मूसल योग का अर्थ हो, जो रज्जु योग का अर्थ है कि वो सभी के सभी उन्हीं राशियों को ध्यान में रखना है। कहाँ बैठी है, 6 8 12 में बैठी है, नहीं बैठी, उससे कोई फर्क नहीं है। आपको ध्यान क्या रखना है कि यह सभी चर राशियों में हो। अब हम बात करेंगे मूसल योग की। मूसल योग, मूसल योग, मूसल योग में लिख देता हूं। अब जैसे रज्जु योग बना था चर राशियों से, ऐसे ही मूसल योग बनेगा स्थिर राशियों में सभी ग्रह। मैं केंद्र में एक बार स्थिर राशियों को ले आता हूं, स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पर दिख जाए। जैसे कि वृषभ राशि स्थिर राशि होती है, सिंह राशि स्थिर राशि होती है, वृश्चिक राशि स्थिर राशि होती है, और कुंभ राशि स्थिर राशि होती है। यहाँ आप देखिए स्थिर राशि है, और इन स्थिर राशियों में यदि सभी ग्रह बैठ जाएं, सभी का अर्थ है इन चारों राशियों को मिलाकर, सभी ग्रह बैठ जाएं यहाँ पर, सभी ग्रह, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मूसल, मूसल योग। अब आप ये ना समझें कि केंद्र में ही, मैं सिर्फ दिखाने के लिए मैं केंद्र में इनको रख रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, आपके अंदर कंफ्यूजन, किसी प्रकार का कोई भ्रम ना रहे। बस आपको ध्यान में ये राशियां रखनी है, 2 5 8 11, इनमें यदि सभी ग्रह बैठ जाएं, इन राशियों में सभी में मिलाकर, दो वृषभ राशि में बैठ गए, 3 सिंह राशि में, एक कुंभ राशि में, 2 इसमें वृश्चिक राशि में, इस तरीके से बैठ जाएं तो यह है कौन सा योग होगा? मूसल योग होगा। यह मूसल योग होगा। मूसल योग में किसी जातक का यदि जन्म होता है तो उसके बारे में कहा गया है कि देखिए मूसल योग, अब हम समझ चुके हैं मूसल योग क्या होगा, इसका फल भी हम जान लेते हैं। तो कहा गया है कि मूसल योग में जिस किसी व्यक्ति का जन्म होता है
वो बड़ा ही ज्ञानवान होता है, ज्ञान उसमें बहुत अच्छा ज्ञानी होता है, धन की कोई कमी नहीं होती उसके पास में, भरपूर ऐशो आराम सब कुछ उसके पास में, उसका एक अलग ही स्टेटस, जैसे कहते हैं ना स्टेटस होता है। और गवर्नमेंट जॉब में या फिर गवर्नमेंट के बहुत नज़दीकी किस पॉलिटिशियंस भी ऐसे लोग होते हैं, मंत्री, ये कहते हैं ना मंत्री, राजा का सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो कहीं न कहीं जो बड़े-बड़े जो अधिकारी होते हैं उनके अ, आपके राज्य मंत्री होते हैं उनके साथ में काम करने वाले ऐसे लोग होते हैं। और बहुत संतान भी ठीक-ठाक होती है उनकी, और उनका जो मन है वह स्थिर रहता है, मन अस्थिर नहीं रहता, और मन का स्थिर रहना बहुत अच्छी बात होती है। आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ सभी तरफ डिप्रेशन, अवसाद देखने को मिलता है, तो वहाँ अगर हम देखें कि मन का अच्छा होना, मन का स्थिर होना बहुत आवश्यक है। आपका देखिए, आप 10 जगह पर कुआँ खोदने से अच्छा है कि एक जगह पर कुआँ खोदेंगे तो पानी निकाल पाएँगे। तो यही है स्थिर और अस्थिर का। हम ये भी करें, हम वो भी करें, हम कुछ थोड़ा वो करें, थोड़ा ये करें, तो इससे हमको क्या होता है, इससे हम पूरी तरीके से स्किलफुल नहीं हो पाते, तो स्थिर मन का होना बेहद आवश्यक है। चलिए, अब हमने मूसल योग को समझ लिया। अब मूसल योग के बाद हम जो बात करेंगे वो तीसरा योग है नल योग। नल योग, अब यहाँ मैंने देखिए फिर से चार्ट को बदल दिया और मिथुन लग्न को मैं ले आया। कारण इसका आप समझ चुके होंगे, नल नल योग हम देखेंगे। कारण इसका यही है कि दो स्वभाव राशियों में यदि सभी ग्रह बैठे हों, अब दो स्वभाव राशि कौन सी है, एक मिथुन राशि दो स्वभाव राशि, एक कन्या राशि दो स्वभाव राशि, धनु राशि दो स्वभाव राशि है, और मीन राशि दो स्वभाव राशि है। दो स्वभाव का अर्थ हो गया जिनमें चर राशियों के भी गुण मिले और स्थिर राशियों के भी गुण मिले, वो दो स्वभाव राशियां हैं। अगर यहाँ पर सभी ग्रह बैठ जाएं, सभी ग्रह बैठ जाएं, सभी ग्रह यहाँ पर बैठ जाएं, वही दो चार इधर दो चार इधर, लेकिन बैठें किस में, 3 नंबर जहाँ लिखा हो, 6 नंबर जहाँ लिखा हो, 12 नंबर जहाँ लिखा हो, और 9 नंबर जहाँ लिखा हो, वहाँ यदि सभी ग्रह बैठ जाते हैं तो यह मूसल योग है। कहने का कुल अर्थ है कि दो स्वभाव राशि भी आप समझ चुके हो, उनमें यदि सभी ग्रह बैठ जाते हैं तो यह नल योग होता है। लेकिन नल योग के बारे में धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि इस योग में किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो वो नीच प्रवृत्ति का उसको कहा गया है। अपने आप को सबसे कमजोर मानता है वो व्यक्ति, बेशक ठीक ठाक है लेकिन फिर भी मानेगा कि पैसे में, धन में, स्वास्थ्य में वो दूसरों से हीन है। लेकिन उसके शरीर में कोई ना कोई एक अंग अधिक होगा। जैसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे उनके 5 की जगह 6 उँगलियां होती हैं, तो ऐसा कुछ ना कुछ उनके साथ में ऐसी कोई भी अंग में थोड़ी सी वृद्धि हो जाए, ठीक है, शरीर का कोई पार्ट या कोई भाग थोड़ा सा बड़ा हो अन्य लोगों की अपेक्षा, तो यहाँ पर यह नल योग की विशेषता होती है। धन संचय करने वाला होता है, पैसा आ जाए तो उसको इकट्ठा करके रखेगा, ऐसे उसमें गुण देखने को मिलेंगे। बड़ा चतुर चालाक होता है, लेकिन अपने जो भाई बंधु होते हैं उनका बड़ा ख्याल रखता है, उनका हितैषी होता है, उनके लिए तो वो अपनी जान भी दे दे, ऐसी उसकी हालात होते हैं। सुंदर होता है देखने में, मनभावन कहते हैं ना जिसको, इस तरह का वह व्यक्ति होता है। तो ये नल योग के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम, ये 3 थे जो मैंने आपको बताए, और 3 कौन-कौन से योग थे ये है, तो ये 3 आश्रय योग थे। 3 आश्रय योग, मूसल योग, रज्जु योग, मूसल योग और नल योग। इनको सीरीज से याद रखोगे तो आपको याद रहेगा, चर, स्थिर और स्वभाव। इन राशियों से आपने, अब हमने आश्रय योग अब यहाँ पर समझ लिए। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, अगला जो हमारा काम है वह है दल योगों की तरफ। और दल योग मैंने आपको 2 बताए हैं। दल योग में माला योग और सर्प योग, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम माला योग को समझेंगे। आखिर ये माला योग है क्या? तो देखिए, यदि किसी भी 3 केंद्रों में, कोई भी 3 केंद्र, केंद्र तो आप समझ गए। देखिए, ये जो अंदर का ये घेरा है ये केंद्र है, 1, 4, 7, 10 ये केंद्र हैं।
ये केंद्र हैं, ये जो भाव हैं केंद्र भाव हैं। पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, ये केंद्र भाव हैं। अब इन भावों में, अब इन 7 ग्रहों में से 3 चाहे तीनों इसमें मिला के बैठ जाएं, या फिर ऐसे बैठ जाएं 1 4 7, या फिर 4 7 10 इन भावों में बैठ जाएं। कुल मिलाकर एक भाव को छोड़ें केंद्र में, बाकी 3 भावों में शुभ ग्रह बैठे हैं। कौन से ग्रह बैठे हैं? शुभ ग्रह। अब आप समझ पा रहे हो, शुभ ग्रह। मैं ऐसे लिख देता हूं कि शुभ ग्रह, शुभ लिख देता हूं, आपको स्पष्ट हो जाएगा। शुभ, अगर ऐसे बैठे 3 में बैठे, शुभ 3 में बैठे, किसी भी 3 में, किसी भी केंद्र के किसी भी 3 में बैठे, तो यह कौन सा योग है? यह है माला योग। कैसा योग है ये? माला योग। देखिए, जब किसी व्यक्ति के गले में माला पहनाई जाती है, तो माला, जैसे मानकर चलिए कोई व्यक्ति है, तो उसके आगे की तरफ ये माला होगी, तो पीछे की तरफ माला की कोई आवश्यकता नहीं होती है। देखिए ना, वो धागा सा बांध लेते हैं आगे, वहां पर आपके कोई सोने का हार है तो आगे की तरफ रहेगा, पीछे की तरफ केवल धागा होता है। तो आप ऐसे ही मानकर चलिए कि एक भाव को हम केंद्र को छोड़ देंगे, बाकी के भावों में शुभ ग्रह रहेंगे, तो ये माला योग होगा। माला योग के फल की अगर हम चर्चा करें, माला योग आप समझ चुके हैं, आपको आ चुका है माला योग क्या होता है, कैसा होता है। अब हम माला योग की अगर हम जो फल है उसकी बात करें, तो ये इसका फल बड़ा अच्छा बताया गया है। ये उन सभी के लिए है जो अ, सुखी, प्रतिदिन का सुख उस व्यक्ति को मिलता है, स्ट्रेस बहुत कम लेता है। भूमि भवन वाहन, जैसे कहते हैं ना, वाहन का सुख, विशेष रूप से वाहन का सुख, वस्त्रों का, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहनने को मिलते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा, बड़ा संपन्न होगा, देखने में भी बड़ा आकर्षक व्यक्तित्व वाला होगा, सुंदर होगा। और कहीं ना कहीं उसके साथ आसपास में बहुत सारे जो फीमेल्स हैं, अब जो उसके अपोजिट जेंडर्स हैं, उनका कहीं ना कहीं उसके उनके साथ में इन्वॉल्वेशन होता है और युक्त रहते हैं। कहा गया है कि सुंदर स्त्रियों से युक्त ऐसा जातक होता है। तो अब प्रश्न है कि अगर ये किसी जातका की जन्म कुंडली में बने, तो इसका आपको विपरीत समझ लेना है कि वहाँ कहीं न कहीं उससे जो पुरुष हैं वो आकर्षित अधिक होते हैं। तो यहाँ पर ये हमने समझा माला योग को। अब हमारा जो नेक्स्ट है वह है सर्प योग। सर्प योग, क्योंकि दल योग में माला योग हो गया, सर्प योग। अब सर्प योग क्या होता है? सर्प, यहाँ पर सर्प योग, सर्प या व्याल योग भी इसको कहते हैं। सर्प योग हो गया, व्याल योग हो गया। अब यहाँ भी आप केंद्र को ध्यान रखिए, ये केंद्र हैं, इनको आप ध्यान रखिए। केंद्र के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए, अभी हमने देखा कि शुभ ग्रह, किसी भी 3 भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, तो केंद्र के, किसी भी केंद्र के शुभ भाव, मतलब 3 भावों में शुभ ग्रह बैठे हों, तो माला योग था। लेकिन यदि अब आपसे ये कह दिया जाए कि इन भावों में पापी ग्रह बैठे, शुभ के स्थान पर 3 भावों में पापी ग्रह बैठे हैं, तो कहते हैं ना, भगवान शिव सर्प को गले में धारण करते हैं, माला की तरह पहनते हैं, तो है तो उसी प्रकार का, लेकिन यहाँ पर सर्प है, विष है। यहाँ पर क्या देखेंगे हम कि जो पापी ग्रह हैं वो किसी भी 3 भावों में बैठ, पाप, पाप। तो आप कहोगे एक मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर 7 10 और 1 में बैठे तो ये खाली छूट जाएगा, ये खाली छूट जाएगा, यहाँ ग्रह नहीं बैठेगा, फिर यहाँ ग्रह बैठेगा। एक भाव छोड़ना है हमें, केंद्र का एक भाव छोड़ना है। यहाँ पर राशियां ध्यान में नहीं रखनी, यहाँ पर ध्यान रखना है केंद्र। जो स्वभाव राशि हो, चर राशि हो, स्थिर राशि हो, उससे फर्क नहीं है। हमको ध्यान क्या रखना है कि केंद्र के 3 केंद्रों में पापी ग्रह बैठे हों, चौथे में चाहे शुभ बैठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें देखना है। तुरंत देखिए, 3 भावों में, 3 केंद्र भावों में पापी ग्रह बैठे हैं, तो यह कौन सा है? यह सर्प योग है।
तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि पापी ग्रह अगर यहाँ पर केंद्र में बैठे हुए हैं तो किसी भी तीन भाव में, केंद्र के तीन भावों में, तो ये सर्प योग है। सर्प योग में यदि किसी जातक का जन्म होता है तो उसको थोड़ा शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में कि ऐसा जो जातक होता है बड़ा ही कुटिल बुद्धि का होता है, और ऐसे जातक क्रूर भी देखे जाते हैं। नित्य कुछ ना कुछ स्ट्रेस लेकर रहेंगे, कोई ना कोई टेंशन उनको सताती रहेगी, और अपने आप को सबसे कमजोर, सबसे दूसरों से हमेशा अपने आप को हीन मानते हैं। यह स्थिति इनकी रहती है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको झूठा किसी दूसरे का खा लें कोई परहेज नहीं है, किसी दूसरे का आसानी से झूठा खा लेते हैं, इनको कोई समस्या नहीं होती। और जो सामान्य व्यक्ति खाना खाते हैं उससे हटके इनको कुछ अलग खाना पसंद होता है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आते हैं टीवी पर, आपने देखे होंगे, तो कुछ भी खा जाते हैं। आप समझ जाइए कि सर्प योग ऐसा ही योग। चलिए, अब हमने यहाँ पर ये दो योग भी देख लिए। अब इसके बाद में हम आकृति योग की तरफ चलते हैं। आकृति योग कौन से होते हैं, क्या होते हैं, उनको भी समझेंगे। ये हमने दो दल योग थे, दल योग को समझ लिया। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसा विषय मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ जिस विषय को जानकर आप, बहुत सारे योग हैं, आपको अलग अलग सर्च नहीं करने पड़ेंगे, आपको सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा। हम अब आकृति योग की तरफ चलते हैं। जो मैंने आकृति योग आपको बताए थे कि 20 आकृति योग हैं, उनमें से हम सबसे पहले लेंगे गदा योग। गदा योग, ये आकृति योग में आ गया गदा योग। देखिए, गदा योग कब बनता है? गदा योग जब बनता है यदि सभी ग्रह समीप के दो केंद्रों में हो जाए। पास के दो केंद्र हैं, वहीं पर सभी ग्रह सिमट जाए। सभी ग्रह ऐसे आ जाएं, ये आ जाएं, सभी ग्रह, सभी इस प्रकार से। या फिर सभी ग्रह ऐसे आ जाएं, दो केंद्र ले लिए, या सभी ग्रह इस प्रकार से आ जाएं, या सभी ग्रह इस प्रकार से आ जाएं। अब आप समझ पा रहे होंगे कि सभी ग्रह पहले चौथे भाव तक सीमित हो जाएं, सभी ग्रह चौथे सातवें तक सीमित हो जाएं, या फिर सभी ग्रह सातवें से 10वें तक सीमित हो जाएं, या सभी ग्रह 10वें से लग्न तक सीमित हो जाएं। तो यह हो गया गदा योग। कौन सा योग हो गया? गदा योग। अब गदा योग में यदि किसी का जन्म होता है तो उसके बारे में क्या कहा जाता है? देखिए, यदि गदा योग में किसी का जन्म हुआ है तो ये कहा जाएगा कि जिस किसी जातक का इसमें जन्म होता है वो निरंतर धन कमाने वाला होता, बड़ा ही उद्यमी होता है। उद्यमी का अर्थ हो गया कि बिजनेसमैन होगा, बिजनेस करना पसंद होगा, धर्म कर्म करने वाला भी होता। और अगर हम देखें, संगीत की उसको रुचि होती है, म्यूजिक में बड़ा पारंगत होता है। पारंगत नहीं है तो सुनना बड़ा पसंद होता है ऐसे व्यक्तियों को। आप देखोगे अपने आसपास में कुछ ना कुछ गोल्ड पहनना बहुत पसंद होता है। गोल्ड को ये समझिए कि वो पहन के रखेगा। अगर उस पर किसी प्रकार से गोल्ड की संभावना नहीं है तो कुछ ना कुछ ऐसी ज्वेलरी रखेगा जो आर्टिफिशियल है, गोल्ड जैसी लगे। उसको सोना पहनने का शौक बहुत ज़्यादा होता है। अब हम इसमें, ये हमने गदा योग समझ लिया। इसके बाद में अब हम बात करेंगे शकट योग। शकट का अर्थ हो गया वाहन, कोई गाड़ी है, शकट योग। शकट योग में अगर हम देखें तो शकट योग को देखेंगे तो देखिए इसमें होता क्या है। शकट योग में होता क्या है कि सभी ग्रह केवल लग्न और सप्तम में हो जाते हैं। सभी ग्रह केवल लग्न और सप्तम में हो जाते हैं। लग्न में हो गए सभी ग्रह, इस भाव में हो गए शकट योग में, और इस भाव में हो गए। सभी योग लग्न में और किसमें? अब 4 यहाँ हो गए, लग्न में बैठ गए, 3 यहाँ बैठ गए। राहु केतु को हम नहीं लेते हैं। 3 यहाँ पर बैठ गए, 3 यहाँ पर, मैं सभी लिख देता हूँ। अब कोई कहीं बैठे, 2 बैठे, 1 बैठे, कुल मिलाकर लग्न और सप्तम में मिलाकर ये सभी सातों के सातों ग्रह बैठे, तो यह कौन सा योग हो गया? यह है शकट योग हो गया।
अच्छा, अब शकट योग में यदि किसी का जन्म हो, आपको जन्म कुंडली मिल गई है, अब आप देख पा रहे हो कि उसमें शकट योग है, क्या फल होगा? कोई पूछे शकट योग तो आपने देख लिया, अब इसका फल क्या होगा? तो शकट योग में जिस किसी व्यक्ति का जन्म होता है वह रोगी होता है। मूर्ख भी उसको कहा जाता है, कम दिमाग का ऐसा व्यक्ति होता है। और अधिकतर ड्राइवर जो होते हैं उनकी जन्म कुंडलियों में शकट योग मिलता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति गाड़ी से जीविका चलाने वाला होता है, वाहन चलाएगा, उससे अपना जीविकोपार्जन का कार्य करेगा, तो ये शकट योग है। और विशेष रूप से देखें तो अपने मित्रों का, अपने परिजनों का उसको लाभ नहीं मिल पाता, वह उनसे दूर ही रहता है, या तो दूर रहेगा या फिर वह उनसे हीन होगा। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं यहाँ पर यह उसका दोष स्पष्ट रूप से दिखता है, जो शकट योग है। शकट योग समझ लिया, शकट योग का फल समझ लिया। आगे हम बात करने वाले हैं जो योग रहेगा, जिस योग की हम चर्चा करेंगे वह रहेगा विहंग या पक्षी योग। मैंने अभी बात की थी कि विहंग या पक्षी योग। अब यहाँ पर विहंग पक्षी एक ही होता है, तो आप ये जानते हो विहंग पक्षी को ही कहते हैं। विहंग योग या पक्षी योग कब बनता है कि यदि सभी ग्रह, चतुर्थ भाव, ये चतुर्थ भाव है और ये है दसम भाव, सभी ग्रह इन दो भावों में बैठ जाएं। सभी ग्रह, सभी ग्रह इन दो भावों में बैठ जाएं, तो यह कौन सा योग हो गया? तो यह हो गया विहंग योग। विहंग योग हो गया कि यदि सभी ग्रह चतुर्थ भाव और दसम भाव में बैठ जाएं, तो विहंग योग हो गया। विहंग योग में यदि किसी का जन्म हुआ है तो उसका फल क्या होगा? देखिए, विहंग होता है पक्षी, और पक्षी एक दूत का कार्य भी करता है। वो आपकी सूचनाएं लेकर जाता है, आपकी सूचनाएं लेकर जाता है। और इसीलिए ऐसे लोग अधिकतर जो पोस्टमैन का काम करते हैं, दूत, पहले समय में दूत का जो कार्य करते थे, जिनकी जन्म कुंडली में विहंग योग होता था, वे अधिकतर दूर का कार्य करते थे, दूत का कार्य करते थे। अब दूत कैसा होता है? दूसरे के अधीन होता है, परतंत्र होता है। तो ये दूसरे के अधीन होकर काम करते हैं, लेकिन ये ढीठ बड़े होते हैं, और इनकी जो प्रवृत्ति है बड़ी झगड़ालू प्रवृत्ति होती है। झगड़ा करना बड़ा पसंद होता है इनको, झगड़ा होता देखें तो भी खुश, ना तो खुद झगड़ा करें। घूमना पसंद होगा, क्योंकि दूत हैं तो एक जगह बैठने का मन नहीं होगा। कहते हैं ना कि जैसे नारद जी एक जगह नहीं रुकते हैं, उसी प्रकार से, और इधर की सूचना इधर करना, उधर की बात इधर करना, ये रहता है। तो वही स्थिति है कि यहाँ पर यह है विहंग योग इनको एक स्थान पर रुकने नहीं देता, कभी यहाँ कभी वहाँ, और एक से कहीं सुना और उस बात को कहीं कहा। तो ये विहंग योग में होता है, दूत का कार्य ये करते हैं, इधर से इधर। अब इसका नेगेटिव आप मत लेना कि इधर से उधर का अर्थ हो गया। इंफॉर्मेटिव जो बातें हैं वो ये शेयर करते हैं। तो विहंग योग को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आजकल बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, उनके भी विहंग योग होगा, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, वो भी कोई बात को आपको आप तक पहुंचाते हैं, तो एक तरह से आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, तो दूत का कार्य करते हैं। तो आज की डेट में हम देखें तो इस तरह के योग इसमें होते हैं। अब हम बात करेंगे श्रृंगाटक योग। श्रृंगाटक योग क्या है? देखिए, मैं लिख देता हूं, श्रृंगाटक योग। श्रृंगाटक योग, श्रृंगाटक योग की हम बात करें तो यहाँ पर यहाँ ध्यान रखिए, जो भी त्रिकोण भाव है, त्रिकोण भाव में तीन आते हैं। ये भाव आ गया, ये भाव आ गया पंचम और नवम भाव, ये तीन भाव हैं। इन तीन भावों में यदि सभी ग्रह बैठ जाए, सभी ग्रह यहाँ बैठ जाएं,
सभी ग्रह इस पंचम भाव में आ जाएं, या पंचम, लग्न और नवम, इनमें सभी ग्रह किसी के बैठे आप देख लें, सभी ग्रह, राहु केतु को छोड़ देना, बाकी सभी ग्रह की हम बात कर रहे हैं, बार बार मैं आपको बता रहा हूं। तो यह श्रृंगाटक योग हो गया, नाभस योग है यह भी एक श्रृंगाटक योग। तो जन्म कुंडली में श्रृंगाटक योग हो गया। अब श्रृंगाटक योग यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में है तो अब आपको उसका फलादेश करोगे तो उसका क्या फल होगा। श्रृंगाटक योग है भाई कि आपकी जन्म कुंडली में श्रृंगाटक योग है, वो कहेगा है क्या, इसका फल क्या होगा। कहने का अर्थ है कि ऐसे जातक जो होगा उसको लड़ाई झगड़े बड़े पसंद होते हैं, कहीं भी सुनने के लिए चल देता है और खुद बड़ा झगड़ा करता है। अधिकतर ऐसे लोगों के झगड़े होते रहते हैं। बहुत सारे टीवी पर ऐसे प्रोग्राम आजकल आने लगे हैं जिनमें उनका वो झगड़ा वगड़ा दिखाते हैं। तो ऐसे जो जातक है झगड़ालू होते हैं, लेकिन जीवन उनका सुखी होता है। कहीं ना कहीं जो राजा है, राजा का अर्थ हो गया, आप अब देखोगे राजा को तो जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं, जो भी राज्य से जुड़े हुए हैं, जो भी देश से जुड़े हुए हैं, उनका वो कहीं ना कहीं उनके आसपास रहने वाले होते हैं, उनके बड़े प्रिय होते हैं। स्त्रियों ने बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियों के आसपास रहना उनको पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी वे पास रहते हैं उनको, क्योंकि ऐसे लोगों को जिनके भी श्रृंगाटक योग है उनको स्त्री द्वेषी कहा गया है, कि वो स्त्रियों को ज़्यादा आसपास में पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके आसपास में स्त्रियां मिलती हैं। तो यह श्रृंगाटक योग का फल है। तो यहाँ पर हमने श्रृंगाटक योग को समझ लिया। अब आगे हम ये बात करेंगे, जो हमारा अगला योग रहेगा जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं वह रहेगा हल योग। तो हल योग की चर्चा करते हैं। हल योग, यदि किसी की जन्म कुंडली में हल योग है, हल योग आपको अब दिख रहा होगा स्पष्ट, और आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। हल योग यदि किसी की जन्म कुंडली में आपको मिलेगा तो इसका अर्थ यह है कि जन्म कुंडली के सभी ग्रह जो हैं यदि वे दूसरे भाव में हो, अब ध्यान से सुनते चलना, यहाँ पर ये दूसरा भाव, यहाँ पर सभी ग्रह यहाँ बैठ जाएं। मैं सभी ग्रह लिख देता हूँ ताकि स्पष्ट रूप से आपको, यहाँ पर सभी कर देते हैं, सभी सभी ग्रह दूसरे भाव में बैठ जाएं, सभी ग्रह छठे भाव में बैठ जाएं, सभी सभी ग्रह यहाँ पर दसम भाव में बैठ जाएं। अब आप देखते चलना कौन कौन से, अगर हम दसम से देखें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 त्रिकोण ले रहे हैं हम एक तरह से, ठीक है। तो सभी ग्रह यहाँ पर कहाँ बैठ गए, दूसरे में बैठे। दूसरे से लगाओगे तो त्रिकोण में 6, दूसरा, छठा और 10वां ये भाव आ जाएंगे, ठीक है ना, दूसरे का पूरा त्रिकोण है। तो ये हो गया। फिर तीसरे को देखेंगे, तीसरे का त्रिकोण ले लेते हैं, मतलब दूसरे भाव का त्रिकोण, तीसरे भाव का त्रिकोण देखे, यानी कि तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव और 11वां भाव। तो दूसरे भाव का त्रिकोण पूरा और तीसरे भाव का त्रिकोण पूरा। फिर हम लेते हैं चौथे भाव का, तो चौथे भाव का त्रिकोण, सभी ग्रह यहाँ चौथे भाव में आ गए। या फिर सब मिलके कहाँ पर आ जाएं, एक एक हम देख रहे हैं, सभी मिलके कहाँ आ जाएं, यहाँ पर अष्टम भाव में, या फिर आ जाएं द्वादश। अब आप देखिए कहाँ कहाँ नहीं आ रहे। तो लग्न का त्रिकोण हमें छूटा हुआ मिलेगा। यहाँ मुझे आपको समझाना था ताकि आप आसान शब्दों में से समझ जाओ कि लग्न का त्रिकोण भाव खाली रहे, बाकी सभी ग्रह इन अन्य भावों में बैठ जाएं, तो यह हल नाम का एक योग होता है जो आपकी जन्म कुंडली में है या नहीं। यदि है तो उसका फल शास्त्रों में कहा गया है कि उस योग में यदि किसी जातक का जन्म होता है तो उसको अनेक प्रकार के भोजन प्राप्त होते हैं। वैसे तो दरिद्र होता है, पैसे उस पर ज़्यादा रुकते नहीं हैं, लेकिन फिर भी भोजन सब प्रकार का उसको मिल जाता है। कृषि का कार्य करने वाला होता है, किसान होता है, अधिकतर ऐसे लोग किसान होते हैं
मन में वो कहीं ना कहीं उद्वेग रहता है, दुख उसके रहता है, लेकिन अपने जो मित्र हैं, अपने जो बंधु हैं, अपने जो घर के हैं, अपने जो उसके अपने प्रिय हैं, उनके प्रति बड़ा आसक्त होता है और वह उसको एक तरह से दास की तरह कार्य भी कराए तब भी वह प्रसन्न उनके साथ में रहता, उनको उनको दूर नहीं जाने देता। तो यह हल योग का फल शास्त्रों में बताया गया है कि हल योग होगा तो यह फल होंगे। अब हल योग कैसे होगा वो आपको मैं बता चुका हूँ। केवल आपको ध्यान इतना रखना है कि आपको लग्न, पंचम और नवम में छोड़कर बाकी सभी भावों में ग्रह स्थापित कर देने हैं। तो यह क्या हो जाएगा, आपकी जन्म कुंडली में हल योग हो जाएगा। अब कहने के लिए 7 ग्रह, 3 भाव छूटे, 12 में से 3 गए तो बचे कितने, 9 भाव। तो इनमें कुछ भाव छूट सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप इनको देखोगे तो वहां आपको स्पष्ट है कि इन 1, 5 और 9 भावों में ग्रह नहीं होने चाहिए। इस स्थिति में हमने हल योग को समझ लिया। हल योग के बाद अब हम बात करेंगे वज्र योग की। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम सभी तक ये जो नॉलेज है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। वज्र योग में यहाँ पर आप देखिए कि शुभ ग्रह कहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे। कौन से भाव में, इस भाव में शुभ ग्रह बैठे, लग्न में, और सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठे। और वहीं पापी ग्रह जो बैठे, मैं यहाँ पर शुभ के लिए प्लस लिख देता हूँ, प्लस। अब पापी ग्रह जो बैठे वे चतुर्थ और दसम भाव में बैठे, इन भावों में पापी ग्रह बैठे। तो प्लस का अर्थ आप समझिए मैं शुभ ग्रह की बात कर रहा हूँ, माइनस का अर्थ आप समझिए कि मैं पाप ग्रहों की बात कर रहा हूँ। तो यदि शुभ ग्रह होंगे तो वह कहाँ बैठेंगे, लग्न में और सप्तम में। और पापी ग्रह होंगे वह कहाँ बैठेंगे, वे बैठेंगे चतुर्थ और दसम में। तो यह वज्र योग है। जैसे कि शुभ ग्रह तो आप जानते ही हो कि कौन कौन से शुभ ग्रह होते हैं। गुरु बृहस्पति शुभ ग्रहों में आते हैं, शुक्र शुभ ग्रहों में आते हैं। अगर पूर्ण चंद्रमा है तो वो शुभ ग्रह होते हैं, क्षीण चंद्रमा है तो उनको पाप ग्रह माना जाता है। वहीं सूर्य पाप ग्रह में आते हैं, राहु पाप ग्रह में आते हैं। तो राहु को तो यहाँ नहीं लेंगे, शनि मंगल ये पाप ग्रह में आते हैं। बुध जहाँ बैठते हैं, जिसके साथ बैठते हैं उसके जैसा फल देते हैं। शुभ के साथ बैठे, वैसे तो बहुत शुभ ग्रह होते हैं बुध, अकेले बैठे तो बड़े शुभ हैं, और अगर किसी पापी ग्रह के साथ बैठे तो उसमें पापत्व आ जाता है। लेकिन सबसे शुभ ग्रहों में शुक्र और बुध जो गुरु हैं ये माने जाते हैं। तो यहाँ पर शुभ ग्रह कहाँ बैठे, लग्न में बैठे, चतुर्थ में बैठे। अशुभ ग्रह कहाँ बैठे, शुभ ग्रह लग्न में और सप्तम में बैठे, अशुभ ग्रह कहाँ बैठे, चतुर्थ और दसम में बैठे। तो यह वज्र योग है। देखिए वज्र योग में जिस किसी का जन्म होता है उसको कहा जाता है कि इसका प्रारंभ, अंत और बाल्य और वृद्धावस्था सभी के सभी बड़े ही सुखपूर्वक व्यतीत होते हैं। ऐसा जातक बड़ा शूरवीर होता है, देखने में बड़ा सुंदर होता है, और कहीं कहीं उसे भाग्य में जो सोचता है उससे धोखा भी मिलता है। तो कहीं कहीं उसको भाग्यहीन की संज्ञा भी दी गई है। और कहीं ना कहीं वह क्रूर अवश्य होता है, निर्दयी होता है, दया नहीं करता जल्दी से किसी के ऊपर। यह वज्र योग की स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र में अशुभ और शुभ दोनों ही प्रकार के ग्रहों की स्थिति बनती है। तो यह वज्र योग होता है। अब हमने वज्र योग का फल भी समझ लिया, वज्र योग क्या होता है यह भी हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे इससे आगे जो अगला योग होगा उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो हमने देख लिया वज्र योग, और वज्र योग के बाद में अब बात करेंगे हम यव योग की। यव योग, यव का अर्थ होता है जौ, जो आप देखते हो ना उनको यव बोलते हैं, यव। यव योग, अगर जन्म कुंडली में यव योग है तो उसकी कैसे पता चले कि यव योग है इसमें। तो जो मैंने अभी आपको बताया वज्र योग, उसके विपरीत पहले और सातवें भाव में पापी ग्रह हो जाए। अभी हमने जो देखा था उसमें यहाँ पर पापी ग्रह हो जाए, और यहाँ पर जो चतुर्थ और दसम भाव है यहाँ पर शुभ ग्रह बैठ जाए। अगर वहाँ पापी बैठे लग्न में और सप्तम में, और शुभ ग्रह बैठे कहाँ पर, चतुर्थ और दसम में, तो यह हो गया आपकी
यव योग, जन्म कुंडली में यव योग हो गया। ये नाभस योगों की हम चर्चा कर रहे हैं। नाभस योगों में भी हम आकृति योग देख रहे हैं। आकृति योग में इस समय यव योग की हम चर्चा कर रहे हैं। यव योग का फल देखें तो यह क्योंकि जो है और ये बड़ा ही हमारे यहाँ बड़ा ही अच्छा माना जाता है यव को, हिंदू धर्मशास्त्रों में, संस्कृति में। तो इस योग में यदि किसी पुरुष का जन्म होता है तो बड़ा ही धर्म कर्म करने वाला होता है, व्रत नियम ये सब कार्य करने वाला होता है, सभी का मंगल करने वाला होता है। जहाँ चला जाता है वहाँ अगर कोई समस्या भी है तो समस्या का निराकरण हो जाता है। सब उसके साथ में बड़े प्रसन्न होते हैं। जब आयु का मध्य आता है तो उसका जीवन सर्वाधिक सुखी होता है। धन पुत्र से, संतति से वह युक्त होता है। सभी प्रकार की संतान, पुत्र पुत्री उसके सब होते हैं और बड़ा ही दानवीर और उसका मन बड़ा स्थिर रहने वाला धर्मशास्त्रों में उसके बारे में कहा गया है। तो यह यव योग का फल हुआ। हमने यव योग का फल भी देख लिया। आगे हम बात करेंगे यव योग का, यहाँ पर देख लिया। आगे हम बात करेंगे, अगला योग है हमारा कमल योग। कमल योग, कमल योग देखिए, कमल योग क्या है? कमल योग क्या है? अब देखिए, जैसे हमने देखा अभी तक कि वज्र योग देखा, यव योग देखा, उसी में एक आगे आप जोड़िए कमल योग। यहाँ पर क्या होगा, सभी ग्रह जो केंद्र हैं सभी केंद्रों में मिलकर बैठेंगे। मिलकर कैसे बैठेंगे? एक प्लस एक माइनस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब एक शुभ ग्रह एक पापी ग्रह, 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 एक शुभ ग्रह एक पापी। इस तरीके से या ये बैठेंगे तो शुभ के साथ में पापत्व वाले ग्रह भी बैठें जो पापी ग्रह हैं। तो यहाँ पर यह योग होगा कमल योग। अब कमल योग में अगर किसी का जन्म हुआ है तो ऐसा जो जातक होगा बड़ा धनवान होगा, ऐश्वर्यवान होगा, सभी गुणों से युक्त होता है और एक लंबी आयु को जीने वाला और कीर्ति स्थापित करने वाला, बड़ा नाम रोशन करने वाला उसको कहा गया है। और उसके हाथों से सैकड़ों शुभ काम होते हैं। बड़े अच्छे प्रबुद्ध लोगों के लिए जो समाज में बहुत ऊंचा नाम करते हैं, उन लोगों की जन्म कुंडली में कमल योग होता है। तो यहाँ पर हमने कमल योग को समझ लिया, कमल योग के फल को भी हमने समझ लिया। आगे हम योग की बात करेंगे, वो है वापी योग। वापी योग, वापी योग, वापी योग, वापी योग में अगर हम देखें कि क्या होता है वापी योग, कैसे हम देखें वापी योग को, तो वापी योग के अंतर्गत, वापी योग के अंतर्गत इस योग में केंद्र से भिन्न, केंद्र से भिन्न अगर हम देखें तो केंद्र क्या है? 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र हैं। इनसे अलग, इनसे अलग क्या हो जाए? वापी योग की हम बात कर रहे हैं कि इनसे अलग, इनसे अलग सभी ग्रह स्थानों पर बैठ जाएं। तो केंद्र से भिन्न स्थानों में देखें तो हमें कौन सा मिलेगा? हमें देखिए, ये पर्णफर की बात कर रहे हैं तो पर्णफर कौन से होते हैं? पर्णफर, पर्णफर ये भाव हो गया, दूसरा भाव, इसको पर्णफर कहते हैं। फिर यहाँ से ये त्रिकोण को भी छोड़ दीजिए, पर्णफर हमारा छठा भाव भी पर्णफर है। पर्णफर भाव की यहाँ चर्चा हो रही है। अष्टम भाव भी पर्णफर है, पर्णफर, ठीक है। और यहाँ पर फिर एकादश भाव भी पर्णफर भाव में आता है। ये पर्णफर है यदि सभी ग्रह इन भावों में बैठे हों, सभी ग्रह इन भावों में बैठे हों तो ये वापी योग होगा। ये जन्म कुंडली में कौन सा योग होगा? वापी योग होगा। वापी योग में यदि किसी का जन्म होता है तो उसका फल क्या होगा? वापी योग में यदि किसी का जन्म होता है तो उसका फल क्या होगा? यदि सभी ग्रह यहाँ पर बैठ जाएं, विराजित हो जाएं, तो यह हमारा हो गया वापी योग। अगर वापी योग में किसी जातक का जन्म होगा तो इसका अर्थ है कि अगर किसी जातक का वापी योग में जन्म होता है तो कहा जा गया है कि ऐसा जातक बड़ा ही धन संग्रह करने वाला होता है, चतुर होता है
और स्थिर धन उसको प्राप्त होता है, सुख से युक्त और अनेक संततिवान होता है, संतान उसकी खूब ठीक ठाक होती है, आंखें बड़ी अ, सुख देने वाले पदार्थों से संबंधित होती हैं, उसको हमेशा नेत्र के सही रहते हैं, आंखों से संबंधित कोई समस्या उसको अधिकतर देखने को नहीं मिलती। अब हम बात करेंगे आगे यूप योग। यहाँ ये स्पष्ट हो गया। अब हम बात करेंगे यूप योग। यूप योग, यदि किसी की जन्म कुंडली में यूप योग है तो कैसे देखेंगे हम कि जन्म कुंडली में यूप योग है? तो लग्न से चौथे भाव के अंदर, अब देखिए लग्न से यहाँ से लेकर इस भाव, ये भाव और ये यहाँ मैंने ये गोल गोल किया है, यहाँ तक सभी ग्रह अगर आ जाएं तो यह यूप योग, सभी ग्रह यहाँ तक आ जाएं तो यह यूप योग हो गया। अब यूप योग में यदि किसी का जन्म हो जाए तो उसको फल क्या मिलेगा? तो कहा गया है कि यदि पहले से चौथे भाव तक सभी ग्रह सिमट जाएं तो यह यूप योग है। और ऐसे योग में यदि किसी जातक का जन्म होता है तो बड़ा ज्ञानवान, बड़े धर्म कर्म के कार्य करने वाला होता है, पुत्र संतान जो स्त्री है उन सभी से वह युक्त होता है, अनेक संतति उसके होती हैं, सत्व युक्त होता है, हमेशा अच्छा कर्म करने वाला, अच्छे व्रत नियम इन सभी का पालन करने वाला, एक बड़ा ही विशिष्ट व्यक्तित्व उसको प्राप्त होता है। तो यूप योग बड़ा ही सुंदर योग कहा गया है नाभस योगों में। यहाँ हमने यूप योग को समझा, यूप योग के फल को भी समझ लिया। अब आगे है शर योग। शर का अर्थ होता है बाण। देखिए अगर किसी की जन्म कुंडली में शर योग है तो इसका अर्थ है कि चौथे भाव से सातवें भाव के अंदर, इस भाव से लेकर ये इन भावों तक सभी ग्रह सिमट जाएंगे, सभी ग्रह आ जाएंगे तो यह जन्म कुंडली में शर योग हो जाएगा। शर योग में यदि किसी का जन्म होगा तो ऐसे निशानेबाज, आजकल निशानेबाज मिलते हैं, बाण चलाने वाले, आखेट करने वाले, और उन्हीं से उसको धन प्राप्ति भी होती है, बड़े ही सुखी माने जाते हैं। उनको नॉन वेज खाना बड़ा पसंद होता है, कहीं ना कहीं हिंसक होते हैं और उनको उनके जो कुछ ना कुछ उनको हाथ का काम जरूर आता है, शिल्पी ही ऐसे लोगों को कहा गया है। तो यह है शर योग। अब हम शर योग से आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे शर योग को आप समझ गए, इसके फल को समझ गए, अब हम शक्ति योग की तरफ चलते हैं। कौन सा योग? शक्ति योग। मैं लिख देता हूं शक्ति, शक्ति योग। शक्ति योग, अगर शक्ति योग को देखें, शक्ति योग नोट करते चलिए आप अपनी डायरी में, पेन जो भी आपने ले रखा है उसको नोट करते चलिए कि सप्तम से दसम के अंदर यदि सभी ग्रह आ जाएं, सप्तम से दसम के अंदर, जहाँ ये गोल कर रहा हूँ यहाँ इसका अर्थ है कि सभी ग्रहों को हम कोई भी, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब कोई पापी हो या शुभ हो, सभी ग्रह इसमें सातों के सातों यदि इन चार भावों में आ जाते हैं, कौन से? सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, तो ये शक्ति योग होगा। अब शक्ति योग यदि किसी की जन्म कुंडली में है, किसी का जन्म इस योग में हुआ है तो उसको कहा गया है कि वह थोड़ा सा दरिद्र होता है, जीवन को निष्फल मानने वाला, दुख और नीचता को प्राप्त करने वाला, पढ़ाई आलसी लेकिन लंबा जीवन जीने वाला, झगड़ालू बुद्धि का होता है लेकिन अपने कार्य में बड़ा ही निपुण ऐसा व्यक्ति होता है। ये शक्ति योग है तो मिला जुला इसका प्रभाव है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। अब हम आगे बात करेंगे शक्ति योग के बाद में दंड योग। यह भी एक नाभस योग है, दंड योग। दंड योग, तो हम दंड योग की चर्चा करेंगे। क्या होता है दंड योग? तो दंड योग बनता कैसे है? तो सभी ग्रह यदि दसम से लग्न के अंदर आ जाएं, दसम भाव से यहाँ से इस प्रकार से ये लग्न तक यहाँ सभी ग्रह बैठ जाएं, तो ये दंड योग है। अब दंड योग में यदि किसी का जन्म हुआ है तो ऐसा जातक स्त्री संतान से हीन माना गया है, संतान की समस्या उसको रहती है, निर्धन और ऐसा किसी से शर्म ना करने वाला निर्लज्ज भी उसको कहा गया है। उसके जो घर परिवार के लोग हैं वो उसकी आदतों से परेशान होकर उसको छोड़ देते हैं,
ऐसा जातक दास का जीवन भी जीता, नीचों के बीच में रहने वाला होता है, ऐसा धर्म शास्त्रों में कहा गया। यहाँ हमने दंड योग को भी समझ लिया, क्या फल होता है दंड योग। अब हम बात करेंगे नौका योग की। नौका योग क्या होता है? नौका योग क्या होता है? नौका योग कैसे बनता है, क्या फल है, इन सब की हम बात करेंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में जो फल हैं उनमें थोड़ा सा आप ध्यान से देख सकते हो कि क्या स्थिति बनेगी। नौका योग कब बनता है? नौका योग जब बनेगा जब यदि सभी ग्रह, अगर हमने देखा नौका योग को हम देख रहे हैं, सभी ग्रह लग्न से 7वें भाव के बीच में आ जाएं, यहाँ बैठ जाएं, यहाँ इन भावों में बैठें, सभी ग्रह आ जाएं। चाहे मैं गोल कर रहा हूं, ये सभी इन भावों में सभी ग्रह बैठ जाएं, सिमट जाएं, सातों ग्रह इन भावों में आ जाएं सभी ग्रह। तो यह है नौका योग है, यह नौका योग है। और नौका योग का अगर हम फल देखेंगे कि नौका योग अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में नौका योग बनता है तो उसका फल क्या होगा। तो कहते हैं कि नौका योग में यदि किसी जातक का जन्म होता है तो वह जल से उत्पन्न पदार्थों से अपनी जीविका को चलाने वाला होता है, खाना खूब खाता है और कंजूस भी होता है, गंदा संदा रहना पसंद है, लेकिन वह जो होगा जल से संबंधित अपना व्यवसाय करेगा, जल से संबंधित चीजों से अपने जीविकोपार्जन को चलाएगा। यह है नौका योग के बारे में कहा गया है। अब हम बात करेंगे इससे आगे, जब नौका योग हम देख चुके, इसका फल देख चुके, कूट योग की। कौन सा? कूट योग। कूट योग, कूट योग को देखें तो कूट योग कौन सा योग है? देखिए कूट योग, अगर देखोगे आप कूट योग को तो यहाँ पर क्या होता है कूट योग में कि जो सभी ग्रह हैं वो चतुर्थ से दसम भाव के अंदर आ जाते हैं। तो चतुर्थ से यहाँ से ऐसे बैठ चलेंगे यहाँ पर, और ये चतुर्थ से कहाँ तक फैल जाएंगे? यहाँ तक, दसम भाव तक। इस तरीके से आ जाएंगे ये सभी ग्रह इन भावों में, 7 जो भाव हैं 4 से लेकर 10 तक, इनमें आ जाएंगे। तो ये कूट योग हो गया। अब कूट योग में यदि किसी का जन्म हो गया तो उसका हम क्या फल देखें, क्या अर्थ होगा उसका। तो कहते हैं ऐसा जातक बड़ा झूठ बोलने वाला होगा, झूठ खूब बोलेगा, और पापी ऐसे जातक को कहा गया है। और कहीं ना कहीं लोगों, जो जीव जंतु हैं उनको मारने वाला भी होता है, ऐसा धूर्त, क्रूर, और अधिकतर जंगलों में रहने वाला, जंगलों में निवास करने वाला। बहुत सारे लोग आजकल देखें आपने कैंपिंग करते हैं, तो उनके कहीं ना कहीं इस प्रकार के योग उनकी जन्म कुंडलियों में भी देखने को मिलते हैं। जो शिकारी होते हैं उनकी जन्म कुंडलियों में भी ये कूट योग देखने को मिलता है। कूट योग को अब हमने समझ लिया क्या होता है कूट योग, कैसे हम इसको देखते हैं। अब हम देखेंगे छत्र योग की। बड़ा है, छत्र योग के बारे में आपने बहुत सुना है। अब हम छत्र योग, आज आप उन योगों के बारे में हमसे सुन रहे हैं जिन योगों के बारे में आपने शायद सुना हो। छत्र योग। अब छत्र योग क्या होगा? छत्र योग कैसे बनेगा? छत्र योग, देखिए छत्र योग जन्म कुंडली में जब बनता है जब सभी ग्रह सप्तम से कहाँ हो जाए? लग्न तक। यहां से शुरू करें और यह सभी ग्रह लग्न तक पहुंच जाए, तो यह जो बनेगा ये छत्र योग बनेगा। अब छत्र योग अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में बनता है तो इसका अर्थ है कि ऐसा जातक जो अपने लोग होते हैं उनको आश्रय देने वाला होता है, बड़ा दयावान होता है। छत्र कहते हैं ना, छत्र, छत्र की तरह अपने छत्रो छाया कर देता है। राजाओं में अनेक राजा, अनेक, आजकल तो हम देखें तो मंत्री और जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं उनका वो बड़ा प्रिय होता है, अच्छी बुद्धि से युक्त होता है, और उसकी मध्यम अवस्था थोड़ी सी कठिन होती है। अंतिम अवस्था और जो प्रथम अवस्था है बड़ी सुखी होती है, लेकिन दीर्घायु, लंबी उम्र उसको ईश्वर देता है, लंबी उम्र प्राप्त करने वाला होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। चलिए अब हम बात करते हैं छत्र योग की। हमने चर्चा कर ली। छत्र योग से आगे हम चर्चा करेंगे चाप योग। चाप योग क्या होता है? चाप योग, चाप योग
देखिए चाप योग को समझ लेते हैं, क्या है चाप योग। चाप योग में जब दशम से चतुर्थ भाव के अंदर सभी ग्रह आ जाते हैं, यहां से ऐसे ग्रह चले इस प्रकार से यहां तक ऐसे बैठ गए, तो ये चाप योग हो गया। अगर चाप योग में किसी जातक की जन्म कुंडली में चाप योग है तो इसका अर्थ है कि वह जो जातक होगा वह झूठ बोलने वाला होगा। और जेलर जो होते हैं, ऐसे योग जेलर की जन्म कुंडली में मिलते हैं, जेल खाने का मालिक भी कहा गया है। और अगर जेलर नहीं होते तो ऐसे चोर धूर्त, कुल मिलाकर उनको जेल में रहना होता है, जंगल में रहना पसंद होता है, कहीं कहीं भाग्यहीन भी कहा गया है। और ऐसे जातक की जो मध्यम अवस्था है बड़ी सुखपूर्वक व्यतीत होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया। आगे हम बात करेंगे, चाप योग को हमने देख लिया। चाप योग के बाद में अब है हमारा अर्ध चंद्र, अर्धचंद्र, अर्धचंद्र योग, अर्धचंद्र योग। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में अर्धचंद्र योग है तो उसका क्या फल होगा ये हम जानेंगे। लेकिन अर्धचंद्र योग बनेगा कैसे, कि अर्धचंद्र योग में कोई भी अतिरिक्त भाव, कोई भी भाव उनमें ग्रह हो, जैसे हमने यहाँ केंद्र का भी देखा, हमने देखा कि कोई ग्रह यहाँ बैठ जाए, किसी भी भाव में बैठ जाए, यहाँ बैठे यहाँ बैठे यहाँ बैठे यहाँ बैठे, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, किसी भी एक भाव को छोड़कर बैठ जाए, ठीक है। अर्धचंद्र में हम देखें अर्धचंद्र योग हो गया, अतिरिक्त भावों में बैठ जाएं, जो हमने ये भाव बताए इन भावों में बैठ जाएं। जैसे कि अभी हम केंद्र बता रहे हैं, अब ये केंद्र में ना बैठ के ऐसे बैठ जाएं, यहाँ बैठ गए, यहाँ इन भावों में बैठ गए, इस प्रकार से, तो अर्धचंद्र योग बन गया। अब हम अर्धचंद्र योग का फल देखें तो इसका फल क्या होता है। यदि किसी की जन्म कुंडली में अर्धचंद्र योग बनता है तो ऐसा जातक बड़ा ही सुंदर शरीर वाला, और आर्मी में वह ऐसा व्यक्ति जाता है, अधिकतर आर्मी पर्सन के अंदर ये योग होता है। राजा का प्रिय कहा गया है, बड़ा बलवान और सभी अच्छी अच्छी वस्तुओं से युक्त होता है, सुंदर आभूषण उसके लिए कहा गया। कहने का अर्थ है बड़ा धनवान ऐसा जातक होता है। अब हम बात करें चक्र योग की। चक्र योग, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में चक्र योग बनता है तो उसका क्या अर्थ होगा। चक्र योग यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में बनता है तो पहले तो ये देखें बनता कैसे है, आखिर ये बनता कैसे है। तो लग्न से 11वें भाव तक, कहां से, लग्न से 11वें भाव तक एक एक घर को छोड़ दीजिए। जैसे हमने लग्न में फिर एक घर छोड़ा, दूसरा फिर यहाँ पर, फिर ये चौथा छोड़ा, फिर पंचम में, छठा छोड़ा, फिर सप्तम में, अष्टम छोड़ा, फिर नवम में, नवम छोड़ा, फिर दसम छोड़ा, फिर एकादश में। ये इन भावों में जब सभी ग्रह बैठ जाएं तो यह हो गया चक्र योग, यह हो गया चक्र योग। अब चक्र योग में यदि किसी का जन्म होता है तो उसे राजा या राजा के समान सभी सुख प्राप्त होते हैं, और वह इतना बड़ा विद्वान और इतना बड़ा, उसको कहा गया है कि उसके नीचे बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी कार्य करने वाले होते हैं। तो चक्र योग बड़ा ही शुभ योग माना जाता है। यदि किसी की जन्म कुंडली में यह योग है तो उसके कहने ही क्या है, बहुत ही सुंदर यह योग है, बहुत नाभस योग, बहुत सुंदर नाभस योग यह कहा गया है। हमने चक्र योग को देख लिया। अब चक्र योग के बाद में हम देखेंगे समुद्र योग को। समुद्र योग को, समुद्र योग क्या है, समुद्र योग क्या है। देखिए समुद्र योग बनता कैसे है, पहले समझ लीजिए समुद्र योग बनता कैसे है। कि यदि सभी ग्रह, यदि हम देखें कि सभी ग्रह कहां से, सभी ग्रह दूसरे भाव से 12वें भाव तक अगर आ जाए तो समुद्र योग बन गया। अब यहां से हमने लग्न लिया था, अब यहां से लेंगे, एक दूसरे भाव से शुरू करेंगे, दूसरा, तीसरा छोड़ दोगे चौथे में, पांचवा छोड़ दोगे छठे में, सातवां छोड़ दोगे आठवें में,
9वां छोड़ दोगे 10वें में, 11वां छोड़ दोगे और 12वें भाव। यहाँ पर यदि सभी ग्रह बैठ जाएं तो यह है समुद्र योग हो गया। अब समुद्र योग यदि किसी जातक के अथवा जातिका की जन्म कुंडली में है तो कहा गया है कि इस योग में जन्म लेने वाला जो भी व्यक्ति है अनेक रत्न धन से समृद्ध होगा, उसका जीवन बड़ा भोग युक्त, सभी समाज में बड़ा प्रिय होता है, अनेक संततिवान होता है, स्थिर धन वाला होता है, बड़ा ही सज्जन प्रवृत्ति का उस व्यक्ति को कहा गया है। तो समुद्र योग भी अच्छा फल देने वाला हो। आगे बात करेंगे, अधिकतर आपने इस योग के बारे में बहुत सुना है। जी हाँ, वीणा योग। वीणा योग, ये वीणा योग आखिर है क्या? वीणा योग को भी हम समझ लेते हैं अब कि वीणा योग है क्या, कैसे बनता है वीणा योग। क्या आपकी जन्म कुंडली में यह योग है या यह योग नहीं है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर आपको यह हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, जो हमने आज एक ही वीडियो में ये नाभस योगों को लेकर आ रहे। वीणा योग में हम भाव की चर्चा नहीं करते, कहीं पर भी बैठे, कुल मिलाकर केवल 7 भावों को, केवल 7 भावों को में ही ग्रह बैठे हैं। 7 भाव हों, कोई भी हो, ये भाव ले लो, ये भाव ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ कोई भी 3 2 5 6 और 7 ऐसे कोई भी भाव हो या लेकिन 7 भाव हो तो यह वीणा योग है। वीणा योग में यदि किसी का जन्म होता है तो कहा गया है कि ऐसा जातक गीत गाना, नाचना, बाजे बजाना, इनमें बड़ा प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है, धनवान रहता है। ऐसे जातक को नेता और अनेक नौकरों वाला भी कहा गया है। तो यह वीणा योग है। वीणा योग के बाद में अब हम बात करेंगे अगले योग। तो अगला जो योग हमारा रहेगा वह रहेगा दामिनी योग। दामिनी योग, दामिनी किसको कहते हैं कमेंट कीजिए। दामिनी किसको कहते हैं? दामिनी योग। दामिनी योग, अब दामिनी योग में अगर किसी जातक का जन्म होता है तो कहा गया है कि नीति और धन से युक्त ऐसा जातक होता है, भगवान में बड़ी रुचि रखता है, प्रसिद्ध होता है और संतान से बड़ा ही सुखी रहता है, अच्छी संतान उसको प्राप्त होती है और बड़ा ही धीर वीर और बड़ा ही विद्वान ऐसे व्यक्ति को कहा गया है जिसके दामिनी योग जन्म कुंडली में होता है। अच्छा, दामिनी योग बनता कैसे है कि अगर सभी ग्रह कहाँ हो जाएं, 6 राशियों में हो जाएं, 1 2 3 4 5 6, कोई भी 6 राशि, 6 राशियों में सभी ग्रह हो जाए तो यह दामिनी योग बन जाता है। स्पष्ट हो गया होगा, कोई भी 6 राशि। इसके बाद अब हम बात करेंगे, दामिनी योग हो गया पाश योग। पाश योग, पाश योग कब बनता है? तो पाश योग तब बनता है यदि, पाश योग के लिए हमको क्या ध्यान में देना होगा कि पाश योग जन्म कुंडली में बन रहा है तो 5 राशियों में सभी ग्रह हों। अगर 5 राशियों में सभी ग्रह हैं तो पाश योग बन जाएगा। कोई भी 5 राशि तो पाश योग बन जाएगा। अगर पाश योग में किसी का जन्म हुआ है तो इसका क्या अर्थ है कि पाश योग में यदि किसी जातक का जन्म होता है तो वह कहीं ना कहीं पास, जैसे पास कहते हैं ना बंधन, किसी के बंधन में रहेगा। जेल योग भी एक तरह से ये हो सकता है, लेकिन अपने कार्य में बड़ा चतुर होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा प्रपंच रचने वाला होता है और बोलता बहुत ज्यादा है और बहुत ही अभद्र प्रवृत्ति का होता है, लेकिन उसके अनेक नौकर होते हैं और एक अच्छे परिवार वाला भी, बड़ा परिवार उसका होता है। यह पाश योग है। पाश योग का फल आपको बता दिया। इसके बाद में हम बात करेंगे केदार योग की। बड़ा शुभ योग है केदार योग। केदार योग ये नाभस योग है। आज की इस वीडियो में हम सभी नाभस योगों की चर्चा कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण हैं और इनको देखकर आप समझ सकते हो इनसे अतिरिक्त नाभस योग मिलने बहुत मुश्किल हैं, जो आज हम आपको इन वीडियो में लेकर आ रहे हैं।
तो केदार योग हमने अब देखें तो केदार योग में क्या होता है कि 4 भावों में ग्रह बैठे हों सभी, कोई से भी 4 भाव, ये 4 भाव ले लेते हैं, इनमें बैठे हों या कहीं पर भी 4 भावों में कोई ग्रह बैठ जाए तो केदार योग होगा। केदार योग में यदि किसी का जन्म होता है तो बड़ा उपकारी और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो वर्क करता है, कृषि कार्य करने वाला होता है, सच बोलना बड़ा पसंद होता है और सुखी और चंचल मन का और बड़ा धनवान ऐसा जातक कहा गया है। आगे बात करेंगे, केदार योग को हमने समझ लिया और केदार योग के बाद हम बात करेंगे शूल योग की। शूल योग, शूल योग, शूल योग की हम बात करेंगे तो शूल योग में क्या होगा कि शूल योग कब बनेगा जन्म कुंडली में? तो शूल योग जन्म कुंडली में तब बनता है यदि यदि केवल 3 ग्रहों में, 3 ही, जो 3 हैं, 3 घरों में, कोई भी 3 घर, हम ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, कोई भी 3 घर या केंद्र ना हो, कहीं पर भी कोई भी 3, आप स्पष्ट समझ लीजिए, सिर्फ समझाने के लिए ताकि आपका समय बचे, इसलिए सिर्फ मैं एक ही पॉइंट से आपको बता देता हूं। तो आपको कोई भी 3 घरों में यदि सभी ग्रह विराजित हो गए हैं तो यह आपकी जन्म कुंडली में है या कहीं पर भी है, केवल 3 भावों में सभी ग्रह बैठ जाएं तो इसका अर्थ है कि यह शूल योग हो गया। यह जन्म कुंडली का शूल योग है। अब शूल योग में यदि किसी का जन्म होता है तो ऐसा जो व्यक्ति है बड़ा आलसी प्रवृत्ति का और उसको कहीं ना कहीं पैसे से तंग और हिंसा में अपना मन लगाने वाला, अपने धर्म से, अपने समाज से बहिष्कृत, लेकिन बड़ा ही वीर होता है और संग्राम में देखें तो उसको संग्राम में, लड़ाई में बड़ा ही तेज प्रबल होता है। यह शूल योग के बारे में कहा गया है। शूल योग के कुछ जो पारिवारिक रूप से देखें तो थोड़े से परिणाम अच्छे नहीं है, लेकिन अगर हम उसको युद्ध क्षेत्र में देखें तो उसके परिणाम बड़े ही अच्छे दिखते हैं। तो ऐसे लोग अधिकतर वर्तमान में कहाँ मिल सकते हैं? तो बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो कहीं ना कहीं जो अपने परिवार से दूर रहते हैं, अपने समाज से दूर रहते हैं और समाज के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन वे कहीं ना कहीं अपने जो युद्ध क्षेत्र के लिए हैं वो अच्छे हैं, तो उनके शूल योग जन्म कुंडली में देखने को मिलता है। आप विश्लेषण कीजिए शूल योग किस किस की जन्म कुंडली में है, कमेंट हमें करते रहिए। आगे भी हम और योगों की चर्चा करेंगे। नाभस के अतिरिक्त जो और योग होंगे उनको हम एक और दूसरी वीडियो में लेकर आएंगे। आज की इस वीडियो में हम नाभस जो योग हैं उन नाभस योगों को हम यहाँ पर आज देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। वहीं अब हम आगे जो बात करेंगे, शूल योग की हमने बात कर ली, अब हमारा जो नेक्स्ट है वह है युग योग। कौन सा योग है? युग योग। तो युग योग होगा क्या? पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ युग योग। युग योग, ये युग योग होगा क्या? देखिए, युग योग यदि सभी ग्रह केवल, यदि सभी ग्रह केवल कहाँ हो जाएं? केवल 2 भावों में हो जाएं। केवल 2 भावों में, कोई सा भी 2 भाव, ये 2 भाव हो जाएं, कोई भी 2 भाव, 2 भावों में सभी ग्रह बैठ जाएं आकर, तो यह कौन सा योग है? तो यह है युग योग। युग योग में जिसका जन्म होता है उसको कहा गया है कि बड़ा पाखंडी होता है, निर्धन होता है और पूरे समाज में, लोक में बहिष्कृत होता है। पुत्र और माता के धर्म से उसको हीन कहा गया है और पुत्र माता के धर्म से हीन भी युग योग वाले जातक को कहा जाता है। आगे बात करेंगे आज के हम इस योगों में गोल योग की। तो गोल योग क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं और गोल योग के बाद में जो नाभस योग हैं वे पूर्ण हो जाएंगे। यहाँ पर हम गोल योग और देख लेते हैं। गोल योग क्या होता है? गोल योग को देखें तो गोल योग के अंतर्गत यदि सभी ग्रह, यदि सभी ग्रह कहाँ पर हो जाएं? केवल सभी ग्रह केवल एक राशि में बैठे, केवल एक राशि में, या कह सकते हैं एक भाव में बैठे, जैसे किसी के यहीं बैठ गए, तो यह गोल योग है।
गोल योग में यदि किसी का जन्म होता है तो उस जातक को बड़ा ही बलवान कहा गया है, लेकिन निर्धन होता है। विद्या में अच्छा नहीं होता, एजुकेशन उसको अच्छी नहीं मिलती और हमेशा दुखी और दीन उसको कहा गया है। यह नाभस योग है, गोल योग है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही किसी की जन्म पत्रिका में ऐसा योग देखा था और वहाँ कहीं ना कहीं उनके साथ में समस्याएं थी। तो यह गोल योग दिखता है। तो इन सभी जो योग हैं इनका फल जब देखेंगे तो सभी ग्रहों की दशा में होता है और इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं इस योग के आधार पर, वह निर्णय आप उनके ग्रह की स्थिति आएगी तब उस आधार पर निर्णय लोगे किस प्रकार के वो ग्रह हैं। लेकिन इनका कुल फल जो होता है वह मैंने आज आपको बता दिया। आगे हम एक अलग वीडियो लेंगे जिसमें हम गज केसरी योग, पर्वत योग, काहल योग, शुभाशुभ योग और शंख योग, चामर योग, भेरी योग, मृदंग योग, नाथ योग, इन सब के बारे में, मत्स्य योग, कुर्म योग, खड़ग योग, लक्ष्मी योग, कुसुम योग, ये सब क्या होते हैं, पारिजात योग क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी देंगे कि क्या होते हैं ये सभी योग और इनका विश्लेषण करेंगे। अगर आज की इस वीडियो को आप पूरा देखते हो अच्छे से तो आगे आने वाले समय में हम एक ही वीडियो में सभी जो महत्वपूर्ण योग हैं उनको लेकर आएंगे और फिर राजयोग भी हम देखेंगे क्या होते हैं, सभी को समझेंगे अच्छे से ये कौन कौन से राजयोग हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये विषय आपको समझ में आया होगा। आज नाभस योगों की हमने चर्चा की। नाभस योग से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपका कोई अपना व्यक्तिगत प्रश्न है, आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो हमको सुपर चैट्स भेज सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। व्यक्तिगत यदि विश्लेषण कराना चाहें तो व्यक्तिगत रूप से आप हमें सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर है 9045847891। केवल व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप पर चर्चा करेंगे इसमें और वहाँ फिर आप अपना जो फल है वह जान सकते हो। जो भी आपका प्रश्न है, विवाह से संबंधित प्रश्न है, संतान से संबंधित प्रश्न है, स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न है, कौन सी दशा आदि चल रही है उसमें यदि कुछ समस्या है तो उनसे संबंधित प्रश्न है, जो भी आपका प्रश्न है वह आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित प्रश्न है तो उनका उत्तर प्राप्त अगर आपको व्यक्तिगत रूप से करना है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।